नैयर हुसैन बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ बुखारी साहब। सबसे पहले तो ये कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जब मैंने उनके सामने सवाल रखा तो उन्होंने बताया कि न सिर्फ राब्ते हो रहे हैं बल्कि दोनों पार्टीज जल्द एक स्टेज पर होंगी। तो ये तो बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा दे दिया है सुहेल आफरीदी साहब ने। तस्दीक करेंगे आप इस बात की सर? देखिए जी, मैं तो तस्दीक इसलिए था क्योंकि मेरे इल्म में नहीं कि चीफ मिनिस्टर साहब की बात किससे हुई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग पे बिलीव करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इश्यूज़ को थ्रू डायलॉग रिजॉल्व करना चाहती है और मुल्क की जो सूरत हाल है इसमें वाकई डायलॉग की बहुत ज़रूरत है। तो अगर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान को बातचीत हो तो वो नेशनल इंटरेस्ट में ही बात होगी, किसी ज़ाती इंटरेस्ट की तो बात नहीं होगी। तो इसलिए मेरे नॉलेज में बराह रास्त तो नहीं, लेकिन हम तो पीपल्स पार्टी तो अपने बदतरीन मुखालफिन से भी हमने डायलॉग किया 77 ऑनवर्ड। इसमें कोई ऐसी अननेचुरल बात तो नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में बातचीत करती रहती है। अच्छा बुखारी साहब, लेकिन इसमें एक और बात भी है क्योंकि आई नो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग की बात करती है, लेकिन जब मेरी वज़ीर आला से बात हो रही थी तो उन्होंने एक चीज़ भी बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई कि मज़ाहमत अब जो है हुकूमती रवैयों ने उनको इतना मजबूर कर दिया है कि अब तमाम के तमाम जितने भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस चीज़ के ऊपर रजामंद हो गए हैं कि अब मज़ाहमत की तरफ ही बात जाएगी, अब मज़ाहमत से ही बात बनेगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात के साथ भी फिर PTI के साथ होगी कि ठीक है जी मज़ाहमत की तरफ बढ़ते हैं आगे? देखिए, पीपल्स पार्टी एक बात पे बिलीव करती है, मुज़ाहमती सियासत से कभी किसी ने समरात कभी नहीं समेटे और अनटिल अनलेस कि मुज़ाहमत इतनी स्ट्रॉन्ग हो। तो ये तो पिछले 2.5-3 साल से मुज़ाहमत कर रहे हैं, तो बड़ी फ्रूटलेस इनकी मुज़ाहमत है। ये तो कोई अपना ऑब्जेक्ट अचीव ही नहीं कर पाए। लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि किसी को भी अगर आपने डिसलॉज करना है तो जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ज़राए हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, वही एक तरीका होता है। वरना आपको याद होगा कि 2014 में जब ये इमरान खान साहब इधर पार्लियामेंट के सामने आके बैठ गए तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने सपोर्ट किया मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि जी हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किसी को डिसलॉज करने के हक़ में नहीं है, क्योंकि ये फिर दावत देती है फिर और फोर्सेस को भी। तो इसलिए अगर आपने किसी को डिसलॉज करना है और पॉलिटिक्स करनी है तो फिर जो आइन मौजूद है उसमें जो तरीक़ाकार है उसको देखें, उसको इस्तेमाल करें, वो एक तरीका होता है। लेकिन अगर आप ये रवाज डाल दें कि जी गवर्नमेंट बने और 6 महीने बाद आप एहतजाज करके उसको रिमूव कर दें, ये मुनासिब तरीका नहीं है। और अभी PTI को समझ आ जानी चाहिए कि 2022 के बाद वो मज़ामत करते रहे तो क्या अचीवमेंट है उनकी सो फार। लेकिन पॉलिटिशियंस में डायलॉग, इसको हमेशा डायलॉग होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा डायलॉग पे बिलीव करती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जजेस की तैनाती के हवाले से आपने बताया था कि जो रिकमेंडेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दी गई उन्हें कंसीडर ही नहीं किया गया। फिर कल मेरी तारिक फजल चौधरी साहब से बात हो रही थी प्रोग्राम में, तो ना ये सियासी जमातों का हक है ना सियासी जमातों को ऐसी बात करनी चाहिए कि जजेस की तैनाती में उनकी कोई रिकमेंडेशन हो या ना हो। उनकी जरा बात सुनिए फिर इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं तो जमातों की जजेस की रिकमेंडेशन के ही सिरे से खिलाफ हूँ और मैं कहता हूँ कि ये बात करनी नहीं चाहिए, ना ये बात होनी चाहिए। सियासी जमात का रिकमेंडेड कौन सा जज होता है? ये क्या बात हुई? इस बात के ऊपर बहरहाल नाराजगी नहीं है। जी बुखारी साहब, देखिए बात यह है कि बात उसमें मेंबरशिप जुडिशल कमीशन में कौन लोग बैठे हैं और जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं वो जो मेंबर्स हैं वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी वहाँ पे फारूक नायक साहब करते हैं। तो उनसे जो रिकमेंडेशन ली गई हैं वो तारिक चौधरी साहब को पता है कि किस बुनियाद पे ली गई हैं, या PTI से रिकमेंडेशन लेते हैं तो किस बुनियाद पे लेते हैं, या बाकी जो उनके मेंबर्स हैं जो एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, तो नाम तो ये JCP लेती है। पहले ये सिस्टम नहीं था, अब उनको इख्तियार है, वो प्रपोज करते हैं नाम।
तो ऑब्वियसली जो फारूक नायक साहब ही रिप्रेजेंट पीपल्स पार्टी ओवर देयर, तो ये कोई छुम्बे की बात तो नहीं है। तारक चौधरी को तो पता नहीं कि JCP जब इसकी पोजीशन ये 27th अमेंडमेंट के पहले जो थी, तो उस वक्त तो JCP जो रिकमेंडेशन थी पार्लियामेंट्री पार्टी की तो हैसियत को नहीं थी। मैं हेड रहा हूँ उस पार्लियामेंट्री पार्टी का, जो फर्स्ट पार्लियामेंट्री पार्टी कॉन्स्टिट्यूट हुई, आई हेडेड दैट, लेकिन उसमें हमें टुथलेस कर दिया इफ्तिखार चौधरी ने। तो इसलिए गुजारिश है कि ये रिकमेंडेशन कहाँ से आती हैं? JCP रिकमेंडेशन देती है, अपने मेंबर्स से अपने नाम मांगती है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी देते हैं, मेंबर्स भी देते हैं, फिर उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। अभी ये सिस्टम शुरू हुआ इंटरव्यू के लिए, इसलिए कि आपने जितने अपॉइंटीज़ हैं उन अपॉइंटीज़ के बारे में बता दें उनका क्या बैकग्राउंड है, किसकी बुनियाद पे उनको लगाया गया है। अभी तो देखें आप, हमारे पास जो कल डॉन में हमने पढ़ा कि जी ऐसे लोगों को भी एलिवेशन के लिए रिकमेंड किया गया जिनके खिलाफ केसेस हैं, जिनकी जो अपनी रेपुटेशन है वो अप टू द बोर्ड अप टू द मार्क नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जिनको रिकमेंड किया गया कि जिनके खिलाफ एलिगेशन करप्शन के हैं। तो इसीलिए प्रेसिडेंट साहब ने उस समरी को रोक लिया कि जी इस किस्म के लोगों को तो अपॉइंट नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो बात दुरुस्त है कि अमेंडमेंट के बाद अब ये जजेस के एलिवेशन के लिए मैकेनिज्म ये वाला बन गया है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जिस बात पर आप एतराज़ कर रहे हैं कि रिकमेंडेशन को कंसीडर नहीं किया गया, तो बेसिकली हुआ क्या है? कमीशन इजलास में उन पर कंसीडर ही नहीं किया गया, या फिर अंडर कंसीडरेशन थे लेकिन उसके बाद जो हुकूमती नुमाइंदगी वहां पर मौजूद थी उनकी मुखालिफत के बाद जो है वो तैनाती नहीं हो सकी? हुआ क्या है? ऑब्वियसली देखें वहाँ पे प्रोसेस एक वोटिंग का प्रोसेस है, ऑलमोस्ट 17 मेंबर्स हैं जी जो जुडिशल कमीशन के हैं, जो चीफ जस्टिस हैं वो हेड करते हैं, बाकी अटॉर्नी जनरल है, लॉ मिनिस्टर है, एडवोकेट जनरल है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं जी, बार के नुमाइंदे हैं। तो इनसे ज़रा पूछ ले तारक चौधरी से, ज़रा अपने लॉ मिनिस्टर से पूछ लो उन्होंने किसका नाम रिकमेंड किया। इससे पहले मुसीबत ये थी कि जब वो इस अमेंडमेंट से पहले जो जुडिशल कमीशन था उसमें साली जजेस थे, और जजेस अपने लोगों को अकोमोडेट करते थे, उनके चैम्बर के लोगों को अकोमोडेट थे। यू सी द ट्रैक रिकॉर्ड राइट फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड कि जितने लोग एलिवेट हुए हैं वो किन के चैम्बर्स के लोग थे वो। सही। तो दिस इज हार्ड फैक्ट यू नो। अच्छा, और मुझे पता है मुझे पता है कि मैंने 2011 में हमने कुछ लोगों को डिसअप्रूव किया, तो हमारी डिसअप्रूवल को इफ्तिखार चौधरी ने सेटिसाइड कर दिया। हमारी कमेटी की तो हैसियत ही को नहीं रही जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी। सही, बिल्कुल ठीक। सर ये भी फरमाइएगा कि अभी जो इस वक्त सिनेरियो बना है, सिचुएशन बनी है, तो क्या वाकई इस हद तक पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आपकी जमात के लोगों को बाकायदा तौर पर मना कर दिया गया है कि ना उनके कॉल्स का जवाब दें, ना उनके मैसेजेस का कोई जवाब दें, ना कोई राबता किया जाए? इस तरह की खबरें आज गर्दिश कर रही हैं, रिपोर्ट हुई हैं, कोई सदाकत है इसमें? वाकई यहाँ तक पहुँच गए मामला? नहीं देखें जी, इससे पहले जो बेसिक इशू कश्मीर इलेक्शन था और मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन के बाद बिल्कुल रब्ता हुआ। PMLN की कमेटी भी थी, पीपल्स पार्टी की कमेटी भी थी, हमने बैठ के कुछ इशू डिस्कस किए। तीन चार मीटिंग मुजफ्फराबाद में हुई, मैं उस कमेटी में था, मैं कमेटी एज ए सेक्रेटरी जनरल वहाँ था, मेरे साथ 2 मेंबर और थे। कुछ चीज़ों पे हमने रिजॉल्व किया, लेकिन फाइनल कंक्लूजन से पहले PML बैकआउट कर गई। तो अब बात यह है कि जब तक वो सजेस्ट न करें कि कश्मीर के इलेक्शन में रेमीडियल मेजर्स क्या लेंगे वो, तो फिर तो अब बात करें। अदरवाइज़ वो बैठ के तो फ्रूटलेस गुफ्तगू करके और विदाउट एनी डिसीजन हम उठ पड़े हो, तो उस गुफ्तगू का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी ये हिदायत दी गई है पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को कि किसी किस्म का कोई राब्ता ना रखा जाए? हिदायत नहीं दी गई है, बल्कि मैं तो नहीं हिदायत की बात नहीं है, कि बात यह है कि वो क्या प्रपोज कर रहे हैं।
वो हमसे बात करना चाहते हैं तो उनकी प्रपोजल क्या है और जो इश्यूज हमने रेज किए उसका सोल्यूशन क्या है वो तो बताए ना, फिर तो हम बैठे। अगर सोल्यूशन ही उनके पास नहीं है, वो एक ही बात के मैं ना मानूं, तो फिर उसमें गुफ्तगू करने का कोई फायदा है? सही। अच्छा सर, बिलावल साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन उनके अपने ही कुछ लोग हैं या कैबिनेट के लोग हैं या दीगर जो वजीर आजम साहब को इत्तेहादियों से लड़वाना चाहते हैं। तो बिलावल साहब किसकी बात कर रहे हैं, किन की नीयतों पर शक है उनको? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पंजाब से जो आवाज़ें उठती है, जो कैबिनेट मेंबर्स जो पीपल्स पार्टी में के बारे में, जो उसकी क़यादत के बारे में गुफ्तगू करते हैं, तो उनको पता उनका तो स्टेक कोई नहीं है। स्टेक तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हैं और वो उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं या किसी और के इंटरेस्ट को वो सर्व कर रहे हैं। इसी तरह उनके कैबिनेट मेंबर्स जो है जिस किस्म की, देखिए पीपल्स पार्टी के स्टेक्स नहीं हैं, स्टेक्स तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हैं, वफाकी हुकूमत उनकी है। अगर पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट विड्रॉ करती है तो ही इज़ नो मोर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये आप पंजाब की कैबिनेट की बात कर रहे हैं, वहाँ के लोग ये कोशिश कर रहे हैं। तो चेयरमैन ने कहा ना कि पंजाब और इस्लामाबाद की लड़ाई नजर आ रही है। चेयरमैन ने कहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा। तो चेयरमैन ने ये कहा तो उनके पास तो इस किस्म के मटेरियल होगा तो जब उन्होंने बात की, और वो तो बड़ी वाज़ेह है कि जो टॉक शोज़ पे जो उनके प्रोविंशियल मिनिस्टर बात कर रहे हैं या कुछ फेडरल मिनिस्टर बात कर रहे हैं, तो वो तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का पर्पस सर्व नहीं कर रहे। आप लोग बिलावल साहब हो गए, चेयरमैन साहब हो गए, आपके आप हो गए, अहम रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो लोग ये पंजाब का हवाला दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप में अगर मैं एक नाम ले लूं, राना सनाउल्लाह साहब की बात कर लूं, तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही, वो इसी तनख्वाह पर काम करेगी, हुकूमत भी अपना टेन्योर पूरा करेगी। पहले ये बात जो है वो MQM और दीगर जमातें किया करती थी, लेकिन आज ये बातें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा कर रहे हैं, तो उनकी जो उल्टी गिनतियां चल रही हैं वो भी सीधी हो जाएंगी। देखिए, पीपल्स पार्टी के वुज़रा तो नहीं कर रहे हैं, ये राना साहब प्रॉबली पता नहीं किस बात का कॉन्फिडेंस है उनको। पीपल्स पार्टी को किसी ने बांध के तो नहीं रखा हुआ। पीपल्स पार्टी तो आपने बहुत भारी दिल के साथ इनके साथ ट्रेजरी बेंचेस पे बैठी थी। तो ओनली ऑब्जेक्ट ये था कि पार्लियामान चलती रहे, पार्लियामानी निज़ाम चलता रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे डाका डाला जाएगा तो पीपल्स पार्टी बंदी हुई तो नहीं है, तो इसके लिए फिर उनको गौर करना पड़ेगा। इसीलिए तो मेरा ये सवाल है ना, और ये अचंभे की बात इसीलिए है ना सर, कि जो बातें MQM के लिए की जाती थी वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए की जा रही हैं कि ये उसी तनख्वाह पर काम करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, ये उनको मिसकंसेप्शन है, ये मिसकंसेप्शन है, पता किसी गलत फहमी पे है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के लेवल की ये बात नहीं है। अगर कोई डिसीजन होगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर इज़ द कॉम्पिटेंट पर्सन, मियाँ नवाज शरीफ साहब इज़ द कॉम्पिटेंट पर्सन जो PMLN का कोई डिसीजन ले सकते हैं। राना साहब तो सजेस्ट कर सकते हैं अपनी क़यादत को, पर डिसाइडिंग अथॉरिटी तो उनके पास नहीं है, और ये समझते हैं। और फिर ये उनकी स्टेटमेंट बजाते खुद ये बड़ी प्रोवोकिंग स्टेटमेंट है। ये प्रोवोक कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को प्रोवोक कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी रिजेंटमेंट शो करे। इसी को तो हम कहते हैं कि अपने वफाकी वुज़रा मियाँ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लगे हुए हैं। सही। अच्छा बुखारी साहब, आपने जैसे भी आगाज में कहा कि मामला जो है वो कश्मीर के हवाले से आपने बात की, आपने कहा कि वहां पर जो हमारे इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व की तरफ आए तो फिर बात की जा सकती है, अदरवाइज क्या बात करें। तो सर कल जब मैं कश्मीर के मामले पर ही डिस्कस कर रही थी, अब अगला मरहला, आखिरी मरहला कल होने जा रहा है, 7 सीटों का ये मामला है। और कल जब मेरी बात हो रही थी इस पर, तो तारिक फजल चौधरी ने इस पर भी कहा कि वहां के इलेक्शंस किसी भी वजह से अगर मुलतवी भी हो जाते हैं, नहीं भी होते हैं, तब भी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में, तब भी वो इजलास बुला लेंगे। तो सर इस पर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आप तो बात ही सिर्फ इसी मामले पे करेंगे कि अगर इसे रिजॉल्व किया जाए, वो तो इजलास बुलाने को तैयार है। धांधलीशुदा इलेक्शंस की बुनियाद पे रिजल्ट अचीव करके गवर्नमेंट बनाते हैं, तो ये तो जबर की बात है ना। ये जो रिफ्यूजीज़ की सीट्स हैं, रिफ्यूजीज़ की सीट्स 10 की 10 पंजाब की इन्होंने अपने पास रखी हैं। यही तो इशू था जॉइंट एक्शन कमेटी का। और इशू क्रॉप अप कब हुआ? जब राना सनाउल्लाह ने कहा जी हम तो 10 पॉकेट में लेके चलते हैं, हमारी गिनती 11 से शुरू होती है।
देखें KPK में उनकी गवर्नमेंट नहीं थी ना, वहाँ सीट क्यों नहीं जीती PMLN ने? पीपल्स पार्टी जीती, PTI की गवर्नमेंट थी, इंटरफेरेंस नहीं थी, और पीपल्स पार्टी लीड से वो सीट जीती है। तो इसलिए जब धांधली के ज़रिए वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे और गवर्नमेंट बनाएंगे तो वो कोई इफेक्टिव गवर्नमेंट तो नहीं होगी। और ये जो बातें कर रहे हैं उनके मिनिस्टर ना, ये नून लीग के मफाद की बातें नहीं कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत के मफाद की बातें नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट ये चाहते हैं कि जी रिफ्ट क्रिएट हो, और से अगर पीपल्स पार्टी की और नून की रिफ्ट क्रिएट हो जाती है तो तारिक फजल चौधरी मिनिस्टर रह सकता है, राना उसनाउल्लाह एडवाइजर रह सकते हैं जी। हम अगर विड्रॉ कर ले अपनी सपोर्ट तो ये गवर्नमेंट ड्राम से गिर जाएगी। ये चाहते हैं इस किस्म की गुफ्तगू करके कि वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाए। सही, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आप लोग इतना इस तरफ जाएंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नैयर हुसैन बुखारी साहब, प्रोग्राम में मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद थे।